नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं सानिया कादरी प्रॉपर भुसावल से हूँ और पिछले 10 सालों से मुंबई में काम कर रही हूँ एज एन सोशल वर्कर एंड प्रोडक्शन हाउस, एज एन बिजनेस वूमन और बहुत सारे काम जो मैं करती आई हूँ अभी तक। सबसे पहला तो मेरा सर एज एन बिजनेस वूमन इस देश की आर्थिक व्यवस्था जो है मतलब एज एन यंगस्टर होने के नाते मैं उस पर ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि ठीक है मैं पूरा भारत तो नहीं, आर्थिक व्यवस्था पूरे भारत की तो नहीं उठा सकती, लेकिन एज एन बिजनेस वूमन एमएसएमई को कहीं ना कहीं खड़ा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका ज़रूर निभाऊंगी फ्यूचर में। तो एज एन बिजनेस वूमन ये है। और सोशल एक्टिविटीज़ अगर देखें, आपको पता है कोरोना का महासंकट अभी हमारे देश पे है और पूरे विश्व में है, तो उसको लेकर भी बहुत सारी योजनाएं, क्योंकि लॉकडाउन के बाद जब लोग खाने को तरसते हैं, मिडिल क्लास से जो नीचे फैमिली होती है वो उनको लोग दान कर देते हैं, मिडिल क्लास से जो ऊपर की फैमिली होती है वो कहीं से ले लेते हैं, लेकिन जो बीच में जो फैमिलीज़ होती हैं जिसमें कई आर्टिस्ट भी होते हैं और अदर जो फैमिलीज़ हैं जो ट्रबल में हैं, उन लोगों के लिए खाने के लाले पड़े होते हैं। तो एज एन सोशल वर्कर भी मैंने पिछले कोरोना जो लॉकडाउन लगा था पिछले साल और इस साल भी मैंने बहुत काम किया है एज एन मतलब हमारी जो संस्थाएं उसके माध्यम से, और आने वाली योजनाओं में एक सोशल वर्कर बनकर देश के कल्याण में, क्योंकि भारत एक यंग कंट्री है और सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखा जाए तो 50% से ज़्यादा वुमेंस की आबादी है, तो मैं कह सकती हूँ कि एक नारी प्रधान देश कह सकती हूँ और एक यंग देश कह सकती हूँ। तो मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि उन औरतों को जगाऊँ, क्योंकि अभी कई ऐसे केसेस आते हैं, कहीं हम देख रहे हैं कि कई लड़कियों का बलात्कार हो रहा है। इतना हम लोग कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन हमारे यहाँ बेटियों का रेप सबसे ज़्यादा होता है। तो उन सब चीज़ों पे काम करी हूँ, उन लड़कियों को जीना सिखाना चाहती हूँ जो लड़कियाँ टूटकर अपने आप को ख़त्म करने की कगार पे आ जाती हैं, सुसाइड करने की कगार पे आ जाती हूँ। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं, उनको लगता है कि लाइफ बस यहीं पर एंड है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट अगर हम देखें, मैं मतलब स्पेशली बॉलीवुड का नाम तो नहीं ले सकती, लेकिन कहीं भी आप देखें तो एक औरत को परीक्षाएं देनी ही पड़ती है। एक कॉम्प्रोमाइज़ जो वर्ड आता है, सबसे पहला काम मेरा उसी पर चल रहा है कि ये जो टिश्यू बना के रखा है वुमेंस को लोगों ने, तो एक लड़की को इतना अपने आप पर सेल्फ डिपेंड मैं करना चाहती हूँ, अपने ऊपर आत्मनिर्भर करना चाहती हूँ कि उसको ये सब चीज़ें कभी फेस ही ना करना पड़े। ठीक है मैं अकेली हूँ और पता नहीं कितनी और एज है, क्योंकि कोरोना में तो मतलब ज़िंदगियों का कोई मोल ही नहीं है, कल क्या हो सकता है वो किसी को नहीं पता। लेकिन हाँ, जब तक मैं ज़िंदा हूँ और मैं ये सोच रखती हूँ कि मैं जैसे मैं खुद हूँ, अगर मैं जाने से पहले 1000 भी सानिया छोड़कर जाती हूँ तो देश में क्रांति आ सकती है। ये मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मैं हर वो चीज़ देख चुकी हूँ, मेरी लाइफ में हर वो घटना हो चुकी है। मतलब एक ज़िंदगी में मैंने 10 जन्म जी लिए हैं और मैं उन सब से प्रेरित होकर जो मैंने अपने आप को एक डेवलप किया है, जिसको आप सानिया कादरी कहेंगे, इसके ग्रुप कहेंगे, तो मैं ये चाहती हूँ कि 1000 भी अगर सानिया कादरी और आ जाए तो फिर कोई निर्भया नहीं आएगी। वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर मैंने वुमेंस को लेकर जो समाज सेवा की है, वुमेंस को जो आगे बढ़ाने के लिए काम किया, तो अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने मुझे डॉक्टरेट दिया और कहीं ना कहीं एक प्राउड होता है कि यार चलो हम जो कर रहे हैं वो समाज उसको मतलब अप्रिशिएट कर रहा है और आगे बढ़ने के लिए और बहुत सारे लोग, बहुत सारी वुमेन्स जुड़ी हुई है। तो ये डॉक्टरेट ही केवल उपाधि लेकर डॉक्टर लगाना ही मेरा लक्ष्य नहीं है। मेरा लक्ष्य ये है कि उन सारी जो लड़कियां हैं, जो गर्ल्स हैं, जो एजड वुमेन्स हैं, आप देखेंगे कि देश की राजनीति को हमारी केवल वुमेन की जो एक अगर हम लोग काउंट करेंगे तो ओनली वुमेन के वोट ही देश की राजनीति को उल्टा सुल्टा कर सकते हैं। वुमेन्स के वोट इतने हैं कि राजनीति में क्रांति आ सकती है। तो मैं उन सारी वुमेन्स को उठाना चाहती हूँ बहुत जल्दी और उसी दिशा में चल रही हूँ। तो डॉक्टरेट लेना महज एक लक्ष्य नहीं है, मुझे उन सारी वुमेन्स को डॉक्टरेट दिलाना जो अपनी अपनी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करें। दैट्स इट। एक्चुअली मेरे डैड सिंगर हैं और बहुत बड़े कलाकार हैं, प्रख्यात मूर्तिकार, पेंटर हैं और वो चाहते थे हमेशा सिंगर बनना।
लेकिन बन नहीं पाए। तो उनका सपना था कि अब जो मेरे घर में बेटा हो या बेटी हो वो सिंगर बनेगी। तो मैं अक्सर, मेरे डैड म्यूज़िक सुनते थे तो मैं उनके साथ रहती थी। 4-5 ईयर की थी तब से ही मैं गुनगुनाने लगी। तब से ही गाने का ये जो है अंदर से, मतलब आप कह सकते हो कि मेरे खून में है। तो वो सिंगिंग शौक नहीं है, वो मेरा मतलब मेरे सेल्स में है वो म्यूज़िक, बिकॉज आई लव म्यूज़िक। सबसे ज़्यादा आपको डिप्रेशन में अगर कोई बंदा जा रहा है तो मैं बोलती हूँ कि उसको म्यूज़िक ही एक ऐसी औषधि है जो उससे बाहर निकाल सकती है। क्योंकि मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने देश से, और मेरा महबूब मेरा देश है। सबसे बड़ा जो मेरा इश्क है वो मेरी मिट्टी से है। तो मैं अपने मिट्टी के लिए कुछ गाना चाहती हूँ। शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद की सेना। थैंक यू। कितनी अच्छी आवाज़ है। थैंक यू। 16-17 साल की एज में जब मैं मलेशिया से मतलब आर्किटेक्चर करके आई तो डैड ने मुझे बिज़नेस सौंप दिया था। जब लड़कियां बॉयफ्रेंड बनाती, दोस्त बनाती है, खिलौनों से खेलती है, मैं डैड की कुर्सी से खेल रही थी। उस दौर में एक पॉलिटिशियन जो 20 ईयर से वहाँ राज कर रहा था, लोगों के ऊपर जुल्म कर रहा था, उससे मुलाकात हुई और उसकी लैंड मैंने ख़रीद लिया। लैंड खरीदने के बाद कुछ प्रोजेक्ट्स बने, और प्रोजेक्ट की अभी आप देखेंगे हम कई फिल्मों में देखते हैं कि लोग फिरौती मांगते हैं, ये सारी चीज़ें होती है। मेरे साथ रियल लाइफ में हुआ। जब मेरा प्रोजेक्ट रेडी हो गया तो नगर पालिका में परमिशन के लिए सारी चीज़ें, फाइलें वहाँ पर सबमिट थी। नाम बड़ा हो रहा है तो ये देखकर उनको लगा कि छोटी सी लड़की है और 20 साल का हमारा बिल्डर, हम लोग बिल्डर, हमारा प्रोफेशन है, इसको दाव पे लगा दिया इस लड़की ने। तो वो लोग सडनली मेरे पास आए गन लेकर और शराब पीकर, और आकर मुझे धमकाने लगे, 15 मिनट में यहाँ से चले जाओ, तुम्हें भगा देंगे, नहीं तो हमें तुम्हें शूट कर देंगे, तुम हमारा बैकग्राउंड देखो। तो उस दौर में मैं बचपन से योद्धा रही हूँ, तो मुझे किसी का अत्याचार सहने की आदत ही नहीं थी। मेरे घर में सीसी कैमरा लगे हुए थे। जब इन्होंने मेरे सामने गन रखी और मुझे धमकाया तो मैंने उस टाइम तो 1 करोड़ रुपीज़ मतलब चेक दे दिया कि मैं फिरौती दे रही हूँ, आप ले जाकर कीजिए। 1 CR का चेक लेने के बाद मैं वो पूरी जो शूटिंग है वो SP के पास लेकर गई, और सारे डिपार्टमेंट ने पहले तो मुझे देख के बहुत हंसा। मैं क्लियर बोल रही हूँ और कैमरा पे बोल रही हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे देश को जब एक क्राइम जब घेरता है ना, तो मैं नहीं बोलती कि 100%, लेकिन 99.9% में जो 1% बचता है ना, सिस्टम खुद जिम्मेदार है ऐसे क्रिमिनल्स को आगे बढ़ाने के। वो लोग मुझे देखकर हंसने लगे कि हम कैसे कंप्लेन करेंगे तो ऊपर से गृह मंत्री का कॉल आएगा और ये सारी चीज़ें होगी। लेकिन एक ईमानदार ऑफिसर था जिसने मेरी कंप्लेन ली और दूसरे दिन लोकमत में आ गया कि सानिया कादरी चा हाथ संतोष चौधरी चे गालावर।
उस बंदे का नाम संतोष चौधरी था। वैसे मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहती, लेकिन बताना पड़ रहा है दर्शकों को, क्योंकि आगे और बहुत सारी ज़िंदगी है और मैं चाहती हूँ कि कोई भी लड़की से शोषित ना हो। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी और जब उसके खिलाफ कंप्लेन हुई तो वो अरेस्ट हुआ। उसके बाद मुझे उन्होंने राजनीतिक टारगेट बनाया, मुझ पे हमले 2-4 बार करवाए, गोलियां चलवाई, लेकिन मौत को मुझसे बहुत खतरनाक इश्क था। मैं मरी नहीं, क्योंकि मुझसे कोई काम लेना चाहता था ऊपर वाला। तो उसके बाद ये हुआ कि उन लोगों ने मेरे पे हमला किया और मैं डैड के साथ थी, कार में बॉडीगार्ड्स थे, सब थे और हम लोग भाग रहे थे। वो मेरा शर्ट खींचने की कोशिश कर रहे, मतलब मेरे को मेन मार्केट में वो नंगा करके मेरा रेप करने की कोशिश करने की जुगाड़ में। 500 लोग थे। अब 500 लोगों के अंदर से मेरे डैड को कार निकालना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए गाड़ी सीधा कार ले जाकर रेलवे पुलिस स्टेशन में दी और हम लोग भाग रहे थे। इतने में नगर अध्यक्ष जो पिंजारी वहाँ पर था, उसने मुझ पर एक देश जो मतलब एक इलीगल वेपन होता है, उसे शूट करने के लिए वेपन निकाला और उसका जो बेटा था समीर पिंजारी, वो मुझ पर पत्थर लेकर मारने आ रहा था। मेरा मोबाइल नीचे गिरा, सडनली मैं डाउन हुई, मोबाइल उठाकर मैं अंदर भागी। वो मुझे शूट करने के चक्कर में वो गोली जाकर सीधा समीर पिंजारी के कनपट्टी में लग गई। अब मैं अंदर आकर रो रही हूँ, सबको कॉल कर रही हूँ कि मुझ पर हमला हुआ है, मेरी सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ, एसपी को बोल रही हूँ, कोई मानने को तैयार नहीं। अगले 15 मिनट में एक न्यूज़ आती है और एक पुलिस कांस्टेबल आके कहता, मैडम तुम्हें डॉन जाले। मतलब डॉन, मतलब मेरे लिए बड़ा अजीबोगरीब था वो इंसिडेंट। में डॉन कैसे बन गई? एक लड़की एजुकेशन करके आती है, देश को समाज को सुधारने के लिए काम करती है, अपनी इज्जत बचाने के लिए आवाज़ उठाती है, वो क्यों फिरौती दे किसी को? हम अगर हमारे लिए काम कर रहे हैं तो हम अपने ही लिए करेंगे, हम किसी और को क्यों उसका बेनिफिट देंगे, हम उसको फिरौती क्यों देंगे? एक अधिकार की लड़ाई, इस अधिकार की लड़ाई में उन लोगों ने मेरे 10 बंगले जो हमने साइड बनाई थी मिट्टी में मिला दिए, सिर्फ 100 रुपये की रसीद नहीं होने की वजह से। पूरा राजनीति का माहौल बना दिया, बदनाम कर दिया और मैंने गोली चलाई है, मैं लेडी डॉन हूँ, ये सारी चीज़ें हुई है। 2 साल मुझे नासिक सेंट्रल, जलगांव, औरंगाबाद सेंट्रल जेल, 2 साल जेल काटना पड़ा। लेकिन आज मैं उन दुश्मनों को थैंक्स बोलना चाहती हूँ। अगर मुझे 2 साल की जेल नहीं होती तो वहाँ पर जो अंदर मैंने जो कहानियाँ देखी, जो लोग परेशान हैं और जो लड़कियों को मतलब जीने की उम्मीद भूल गई थी, उन लड़कियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन के गई। और वहाँ पर मैंने एक किताब लिखी जिसका नाम था आत्मविश्वास। वहाँ पर उन लोगों को लड़ना सिखाया अपने अधिकार के लिए। और वहाँ से जो लेडी डॉन सानिया कादरी बाहर आई, तो आज मैं उस लेडी डॉन सानिया कादरी के लिए इतना ही बोलना चाहती हूँ कि मुझे अपने मरने के बाद कैंडल जलवाने का कोई शौक नहीं है। आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं लेडी डॉन सानिया कादरी हूँ, एक ऐसी देशभक्त डॉन हूँ मैं जो बिना वर्दी की पुलिस है, जो क्राइम के खिलाफ है, जो सिस्टम के साथ है और आने वाले फ्यूचर में एक आंखों में छोटा सा सपना लेके चलती है कि ये लेडी डॉन सानिया कादरी एक दिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ज़रूर होगी। और इस देश में जिस दिन क्रांति आएगी उसकी एक वजह, सूक्ष्म वजह सानिया कादरी होगी। दैट्स इट। ये तो आप सर बोल सकते हैं कि मेरी मतलब पुश्तैनी काम है, क्योंकि डैड मेरे बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं और जितने भी बड़े स्टैच्यूज़ इंडिया में अभी इस वक्त है महाशिव के और महादेव के और हनुमान जी के, हरिद्वार में आप देखेंगे, ओंकारेश्वर देखेंगे तो मेरे मॉम डैड के हाथ की मूर्तियाँ आपको नज़र आएंगी। और एक मुस्लिम परिवार में होते हुए भी हमारे परिवार ने हमेशा यही सिखाया कि सबसे बड़ा आपका मजहब है वो जहाँ आपने जन्म लिया, वो है आपकी भारत माता और वो है आपकी मिट्टी। अब आपके खिलाफ कौन खड़ा है उसे ना देखते हुए आपके साथ कौन खड़ा है उसको देखकर आगे बढ़ना। तो मैंने अपने पेरेंट्स से ही सीखा और जो मैं हूँ आज अपने पापा और मम्मी की वजह से हूँ। बातें तो बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन मैं स्पेशली हमेशा से वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करते आई हूँ, यंग लड़कों के लिए काम करती हूँ। मैं सिर्फ इतना ही मतलब अपना एक ही बहुत दिलचस्प किस्सा है वो शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा जो अभिशाप है इस देश में वो डिप्रेशन है। आज लड़का लड़की एक दूसरे में प्यार करते हैं, या तो बॉय गर्ल का फ़ायदा उठा रहा है या गर्ल बॉय का फ़ायदा उठा रही है, और बीच में जो ज़िंदगियाँ ख़राब होती है, जो जेन्युइन लाइफ ख़राब होती है। ठीक है, मैं बाहर आ गई डिप्रेशन से, मेरी लाइफ में भी बहुत सारे इंसिडेंट हुए। मैं ये चाहती हूँ कि आगे जो लड़के और जो लड़कियाँ, जो एक यंग भारत, एक यूथ भारत जो मैं चाहती हूँ,
मैं ये चाहती हूँ कि इस देश पे केवल यंगस्टर का कब्जा हो, क्योंकि नशे की लत, नेट की लत और ये जो डिप्रेशन के मैं कुछ नहीं कर सकता, लोग क्या कहेंगे। मेरा सीधा एक ही सवाल है, ये लोग आते कहाँ से हैं, जो आपको मिलते कहाँ है और आपको दिखते कहाँ है, ये लोग क्या कहेंगे, मीन्स व्हाट। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप डिप्रेशन में जा रहे हो, डिप्रेशन में जाने के बाद जब आपके पेरेंट्स पर वो इफ़ेक्ट होता है या आपकी लाइफ पे इफ़ेक्ट होता है, उसका अंदाज़ा आपको नहीं होता। या तो आप मौत के मुंह में जाते हो। हम देख रहे हैं कि कई यंग, अभी आप देखें बॉलीवुड भी देखिए, अदर भी देखिए, सुसाइड एक फैशन बन चुका है और उसकी पीड़ित मैं भी रही थी। एक ऐसा दौर था जब मैं लेडी डॉन का इंसिडेंट मेरी लाइफ में हुआ, मुझे लगा यार मैं आर्किटेक्ट बन के आई हूँ, मैं इतनी पढ़ाई किया, मैं इतनी मेहनत करी और जेल काटने के बाद लेडी डॉन नाम मुझे मिल गया। मतलब गन चलाने वाली लड़की लेडी डॉन, लैंड माफिया और मार्केट से ये उठाना वो उठाना इसका कारोबार है और लोगों को धमकाना इसका कारोबार है। जब मैं नायक फिल्म का अनिल कपूर बन के टीवी देख रही थी तो मेरे अंदर से पूरा जो मेरे अंदर पावर था वो सब बह रहा था। और मैं जैसे ही रिलीज़ हुई, जब मुझे कोर्ट ने कहा कि सेल्फ डिफेंस में ये जो भी हुआ और कोई प्रूफ नहीं मिला, तो मैं बाइज्जत बरी हो गई सेशन जलगांव से। और वो सिर्फ एक बुलबुला बन के वो जो कांड था वो उड़ गया, क्योंकि मेरे ऊपर कुछ साबित ही नहीं हुआ, कोई सबूत ही नहीं था, मैंने चलाई भी नहीं थी गोली। फिर भी मैंने जेल काटी और वो जेल नहीं काटती तो आज सानिया कादरी में बन ही नहीं पाती। मैं एक नॉर्मल लड़की होती, कहीं बच्चे पैदा कर रही होती, कोई पति होता और मैं उसके अंडर रह रही होती। आज उसी की वजह से मैं इतना आगे आई हूँ और मैं लोगों के लिए प्रेरणा बन रही हूँ। वो इंसिडेंट मेरी लाइफ का, जब मैं घर लौटी, जब मेरे बाइज्जत बरी हो गई, मैं अपने कमरे में आई, मैंने देखा चक्कर आ रहा था, क्योंकि एकदम जेल से आकर वापस उस महल में आना, मतलब मुझे लग रहा था कि वो सच था या ये सच था। मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं सुसाइड करूँगी। उसके बाद मैं नीचे गई, मम्मी डैडी से मिली, सबको बोला, समझा दिया, मम्मी पापा अपना ध्यान रखना। मम्मी डैडी बोले सडनली ऐसे क्यों बात कर रही है, ध्यान रखना मीन्स क्या। तो मैंने कहा नहीं, मैं बहुत दिन बाद आई हूँ ना, इसलिए ऐसे बोल रही हूँ। इतना बोल के मैं अपने रूम में गई, सबको गुड नाइट करके फाइनली कर लिया था कि आज मुझे मरना है। और मैंने अपने 2 दुपट्टे बांधे, पंखा लगा हुआ था सीलिंग में, सोफे के ऊपर चेयर रखी, प्रॉपर मेकअप भी किया, बिकॉज मैं ना मेकअप की, लिपस्टिक की बड़ी शौकीन हूँ। मैंने कहा यार अगर मैं मर गई और मेरा फेस ख़राब दिखा तो पेपर में ख़राब फेस आएगा मरने के बाद, तो मैं नहीं चाहती मरने के बाद मैं बुरी दिखूँ। प्रॉपर मेकअप किया, सोफ़ा लगाया, उसके ऊपर चेयर लगाई, बस अब ऊपर वाले को याद करके सब लिख कर रख दिया था, ये चीज़ें ऐसे ऐसे कर दीजिए, और लटकने गई। जब आँख खुली तो देखा सीलिंग के साथ पंखा भी नीचे था और मेरे गले में फंदा था, पंखा सामने पड़ा था और मैं पालकी मार के बैठी थी, क्योंकि कुदरत ही नहीं चाहती थी कि मैं मरूं। जब घर वाले बाहर आए, ऊपर आए, जब आवाज़ आई कि कुछ गिरा, सब लोग मुझे देख के हंस रहे थे, किसी ने मुझे उठाया नहीं। डैडी बोले मरना है तो डायरेक्ट मरो, इतना तकलीफ लेके मत मरो। मम्मी बोली 2 साल जेल काटी है तूने दुनिया से इतनी फाइट किया, इतना लड़ी, इतना बदनाम हुई, ये सारी चीज़ें कोई मैटर ही नहीं करती। अब तेरा रूप है योद्धा का, अब तू शस्त्र उठा दुर्गा की तरह, महाकाली बन जा, और जैसे तेरे साथ हुआ वो किसी और लड़की के साथ ना हो, इसकी कोशिश में जुट जा। बस वो दिन था, उसके बाद मैंने कभी अपने आप को कमज़ोर नहीं पाया। और अगर मुझे कमज़ोर लगता है कि मैं अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रही हूँ, तो मैं अपने उस बुरे वक्त को याद करती हूँ और मुझे किक मिलती है और मैं आगे बढ़ती हूँ। और फिर मुझे याद आता है कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अब अगर लोग क्या सोच रहे हैं वो भी मैं ही सोचूं तो वो क्या सोचेंगे। यही एक मैसेज है मेरा यंगस्टर्स को कि यार लाइफ बहुत स्मूथ है। अगर आपके लाइफ में कुछ बुरा आया भी है, कोई बुरा टाइम चल भी रहा है, तो आप उसको फेस करो और आगे की तरफ बढ़ो, क्योंकि एक सुनहरी मंजिल आपके इंतज़ार में है, आपका रास्ता देख रही है। जिस तरह से आप अपने बारे में सोच रखते हो, जिस तरह से आप अपने आप को डेवलप करते हो, उसी तरीके से आप बनते हो। अब आपको चुनना है, या तो आप रोज़ एक मौत मरे, या तो फिर एक बार मरे, या तो फिर इन दोनों को मात देकर एक जिंदा हस्ती बने कि लोग जो आज आप पर हंस रहे हैं, कल जब आप इतिहास रचो तो वो लोग इस बात के गवाह रहे कि हम ही ने इसको इतनी तकलीफ दी और आज इसकी उन्नति का रीज़न भी हम ही लोग हैं। तो जो आपको खोए वो रोए, वो सिचुएशन क्रिएट करो, बस इससे ज़्यादा और क्या। मैं अपने फाउंडेशन के मतलब माध्यम से सबसे पहले तो
डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए काम करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा एक ख्वाब था कि मैं IAS ऑफिसर बनूँ, IPS बनूँ, लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि कुदरत को कुछ और मंजूर था। तो मैं सबसे पहले उन लोगों के लिए, एक तो सेना के लिए, एक तो पुलिस डिपार्टमेंट के लिए काम करना चाहती हूँ कि जिस दिन भी अगर मुझे भगवान ने मौका दिया सिस्टम में आने का, तो उनकी सैलरी आज की सैलरी के 10 गुना कर दूँगी मैं। क्योंकि जब आपके नींव, आपकी प्लिंथ मजबूत होती है ना, तब वहाँ से आपकी बिल्डिंग की शुरुआत होती है। एज एन बिल्डर मुझे यही पता है कि आपकी प्लिंथ अगर मजबूत है और देश की सेना, देश का डिपार्टमेंट जो देश की रक्षा कर रहा है वो अगर मजबूत है, तो फिर किसी कांस्टेबल को 100 रुपये या 50 रुपये लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इस फाउंडेशन के ज़रिए मैं यही करना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो मैं पुलिस डिपार्टमेंट के जो बच्चे हैं, जो गरीब कांस्टेबल्स हैं, जो PSI और उनके बच्चों को हायर एजुकेशन दिलाने के लिए एक बड़ा जो एक इंस्टीट्यूट बोलते हैं, जिसमें महाराष्ट्र के लेवल पे अभी बात करूँगी, मैं पूरे इंडिया की नहीं बात कर सकती हूँ क्योंकि मैं अभी इतना ही कर सकती हूँ। मैं महाराष्ट्र लेवल पे ऐसे इंस्टीट्यूट खोलूँ जहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट के बच्चों को एटलीस्ट 70% ऑफ मिले, 30% पे उनके बच्चे एजुकेशन, बड़ा एजुकेशन प्राप्त करें। और सबसे दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि जो अभी एक चलन चल गया है कि घर में बूढ़े माँ बाप बड़े खटकते हैं लोगों को, तो मेरा फाउंडेशन एक ऐसी मुहिम चलाएगा जहाँ पर वो जो कहते हैं ना कि जड़ें जो हिलाने के लिए एक यंग लोग जो कोशिश कर रहे हैं, वो भूल जाते हैं कि वो आपके माता पिता हैं और आपको उन्हीं ने यहाँ तक भेजा है, उनको भूल जाते हैं। क्योंकि एक नई लड़की या एक नया लड़का आपकी लाइफ में आता है और आप भूल जाते हो कि उन्होंने आपके लिए क्या कॉम्प्रोमाइज़ किए, क्या सेक्रीफाइस किए, क्योंकि आप अपने लिए इतने सेल्फिश हो चुके हो। तो उन सारे ओल्ड, मेरे लिए तो वो यंग माता पिता रहेंगे, तो उन सबकी अकेली बेटी बनने का मेरा एक ख्वाब है। इन सारे माता पिता को अडॉप्ट करके उनके साथ, उनके टैलेंट के साथ उनको और आगे, मतलब मैं ऐसा बनाऊं कि वो मरते दम तक काम करते करते जाएं और अपने बच्चों को ये बताओ कि बेटा तुम बच्चे ही रहोगे, हम तुम्हारे बाप हैं। थर्ड मेरा सबसे बड़ा जो काम है वो ये जो लड़कियों के साथ चल रहा है कि यार आप 4 लड़के मिलते हो, एक लड़की को छेड़ते हो, या तो फिर आप गैंग रेप करते हो या तो उसको मार देते हो, आप तो आप रेप करके सीधा जला देते हो। सब लोग चुप क्यों है, जिप क्यों लगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कोई जिप नहीं है क्योंकि मैं कोई सरकारी कर्मचारी नहीं हूँ, मैं कोई वर्दी वाली बंदी नहीं हूँ कि मुझे सस्पेंड होने का डर है, या मैं ये बंदी नहीं हूँ कि मेरा कोई बच्चे कोई उठा लेगा, मेरा कोई पति है मुझे छोड़ देगा। मैं सिंगल हूँ और मैं इस चीज़ के लिए काम ज़रूर करूँगी कि वो एक लड़की जिसको 5 लोग मिलके उसका गैंग रेप करते हैं, या अगर वो ऑफिस में काम कर रही है तो ये जो मेन प्रधान जो ऑफिस होते हैं ना, जहाँ पे उसको ऊपर से नीचे नहीं, उसको सिर्फ छाती की तरफ देखा जाता है, उस चीज़ पर बहुत खतरनाक तरीके से काम करने वाली हूँ और एक ऐसी मुहिम चलाने वाली हूँ कि उस औरत को ये समझाने वाली हूँ कि भाई अगर आप उसको 9 महीने पेट में रख सकते हो, इतना दर्द आपका फिर से एक जन्म होता है, वो दर्द जो कोई आदमी की औकात नहीं है कि वो दर्द सहले, वो सहकर आप उसे जब पैदा करते हो तो आप में वो शक्ति होनी चाहिए, आप में वो सेल्फ डिफेंस होना चाहिए कि जब आपके ऊपर कोई आक्रमण कर रहा है तो उससे आपको कैसे बचा जा सकता है और कैसे उससे लड़कर उस पर जीत हासिल की जा सकती है। जब एक लड़की शस्त्र उठा लेती है ना, जब एक औरत शस्त्र उठाती है, अगर उसका कोई गलत उसका यूज़ करने पे आ रहा है या उसका रेप करने पे आ रहा है, और एक बार अगर इंडिया में एक लड़की ने पलट के जवाब दिया कि ये केस दाखिल हो गया कि वो रेप करने आए थे और वो लड़की ने 4 को मार दिया और जेल में जाकर काटी, तो उसके बाद शायद कोई रेप करने से पहले 100 बार सोचेगा। तो वो मैं नहीं चाहती लड़कियां क्रिमिनल बने, लेकिन अपनी सुरक्षा खुद करे। भाई खुद को निर्भया की तरह, वो बेचारी एक अपंग लड़की थी, उसके साथ इतना बुरा हुआ, वो हाथ नहीं उठा सकती थी, वो शस्त्र नहीं उठा सकती थी। कभी हमारे कपड़ों को लेके कमेंट करते हैं, कभी किसी चीज़ को लेके कमेंट करते हैं, तो वो लड़कियों को वो जवाब देने वाली लड़कियां बनाना चाहती हूँ। वो मेरी सबसे बड़ी मुहिम होगी। इन 3 मुहिम में पूरा भारत आता है और मैं ये चाहती हूँ कि 3 मुहिम, एक पुलिस डिपार्टमेंट, सेना, सेकंड आपका जो ओल्ड लोगों को, जो हमारे माता पिता को आपने रोड पर अनाथों की तरफ छोड़ दिया जबकि उनको आपकी सबसे ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, उस दौर में आपने उनको अकेला छोड़ा है। और तीसरा वो औरत जिसने आपको पैदा किया, जो आपके घर में एक बहन बन के बैठी, एक बेटी बन के बैठी, एक माँ बन के बैठी, एक पत्नी बन के बैठी है। उन मर्दों से मेरा ये सवाल है डायरेक्ट कि अगर
ये सारी चीज़ें जो आप तमाशा बन के खड़े होके देखते हो कि किसी का रेप हो रहा है या किसी कोई मरा पड़ी, कोई लड़की मरी पड़ी, अगर यही सारा कांड आपके घर की माँ, आपकी बीवी, आपकी बेटी के साथ हो रहा होता तो तब भी आप जिप लगा कर बैठते, तब भी आप कुछ नहीं बोलते। लेकिन आप नहीं बोल सकते क्योंकि आप मजबूर हैं। मैं मजबूर नहीं हूँ, ना मैं मजबूर हूँ, ना मैं मगरूर हूँ, लेकिन हाँ मैं मजबूत ज़रूर हूँ और इस चीज़ के लिए मैं आवाज़ उठाऊँगी और आगे तक इस चीज़ को लेके जाऊँगी। इस बात का मुझे कॉन्फिडेंस है।